नमस्कार मित्रों। राज ठाकरे मराठी मानुष की सीमाओं से बाहर निकलकर हिंदुत्व के महासागर में आ गए हैं। वे उस गलती को नहीं कर रहे हैं जो ऐतिहासिक काल में पेशवा बालाजी बाजीराव ने की थी और जिसके कारण पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की भयंकर पराजय हुई थी। मित्रों, इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह वो खिड़की है जिसके माध्यम से हम वर्तमान को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं, भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं और इसे सुरक्षित बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। हम उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं जो ऐतिहासिक काल में हमारे पूर्वजों ने जाने या अनजाने की। तो ठीक है मित्रों, बात शुरू करते हैं, लेकिन निवेदन है, चर्चा गंभीर है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को धैर्यपूर्वक और पूरा सुनें। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, हम सभी जानते हैं। आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे और उनके गुरु समर्थ रामदास तो सही अर्थों में सद्गुरु थे। ऐसे गुरु जिनके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। शिवाजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले ही महाराष्ट्र से की हो, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्य उनका हिंदवी स्वराज की स्थापना था। वे हिंदू पुनरुत्थान की स्थापना करना चाहते थे, हिंदू पुनरुत्थान को जगाना चाहते थे। एक घटना बताते हैं आपको, आप समझ सकेंगे कि शिवाजी की रणनीति क्या थी और वे किस तरह से काम कर रहे थे। मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे, औरंगजेब के मनसबदार थे, मुग़ल मनसबदार थे, और औरंगजेब ने उन्हें शिवाजी का दमन करने की जिम्मेदारी सौंपी। जय सिंह की सेना में एक सेनानायक थे छत्रसाल, जिन्हें आगे चल कर के बुंदेलखंड केसरी कहा गया। तो बुंदेलखंड के छत्रसाल थे, वे जय सिंह की सेना में थे। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। शाहजहाँ के काल में उन्होंने अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड को मुग़लों से स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह कर दिया था। शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने चंपत राय को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे न माने। औरंगजेब ने चंपत राय के पक्ष के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया और धोखे से चंपत राय को और उनकी पत्नी लाल कुंवर बाई थी, इन दोनों को बंदी बना लिया। अब क्या करते, लेकिन देखिए तो सही, पति पत्नी ने अपनी कटारों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन औरंगजेब के हाथों में नहीं पड़े। छत्रसाल की आयु उस समय केवल 12 वर्ष थी। परिस्थिति बड़ी ही विकट थी। वे राजा जय सिंह के पास पहुँचे और उनकी सेना में भर्ती हो गए। जय सिंह कौन थे? अभी चर्चा हुई, मुग़लों के मनसबदार थे, औरंगजेब के मनसबदार थे। जब औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण अभियान की जिम्मेदारी सौंपी, विशेषकर शिवाजी के विरुद्ध, तो छत्रसाल भी दक्षिण पहुंच गए। यहीं पर उनकी भेंट शिवाजी से हुई। किसकी? छत्रसाल की। अब शिवाजी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने छत्रसाल के आत्मगौरव को ललकारा, उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की याद दिलाई और बोले, कर क्या रहे हो तुम? मुग़लों की चाकरी कर रहे हो। अरे मुग़लों का जुआ उतार फेंको और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना करो। कविता मिलती है
शिवाजी ने जो कहा था, करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिल्ली के दल संहारो। मतलब हे छतारे, हे छत्रसाल, तुम अपने देश, अपने बुंदेलखंड पर राज करो, हमें अपने से पराया मत समझना, भिन्न मत समझना। तुम मुगलों को ललकारो, मुगलों से युद्ध करो, सहायता मैं भी दूंगा। दिल्ली में ये जो बैठे हुए हैं इन्हें ठीक करो। इस तरह शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया और बुंदेलखंड में स्वराज की स्थापना की। मतलब ये कि शिवाजी ने जहाँ स्वयं दक्षिण में हिंदवी स्वराज की स्थापना की, वहीं उनकी प्रेरणा से उत्तर में छत्रसाल ने मुगलों की अधीनता से मातृभूमि को मुक्त कराया। समझते चलिए, शिवाजी की जो आइडियोलॉजी है आपको बार बार दिखाएंगे। तो इतनी ही बात नहीं है, और आगे सुनिए आप। ये तब की बात है जब औरंगजेब राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह का उपयोग हिंदू शक्तियों के दमन के लिए कर रहा था। वास्तव में ये मुग़ल नीति शुरू से रही है, विशेषकर अकबर के काल से तो रही ही रही है कि हिंदुओं का दमन करने के लिए हिंदुओं का ही उपयोग किया जाए। तो शिवाजी ने देखा कि औरंगजेब राजा जय सिंह का उपयोग भारत की हिंदू शक्तियों के विरुद्ध कर रहा है और हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध चिट्ठियों में है। जय सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा आपको सुनना चाहिए, इससे आप समझ सकेंगे कि शिवाजी सोचते कैसे थे। चिट्ठी सुनिए। हे रामचंद्र के वंशज, हे रामचंद्र के वंशज, तुमसे तो क्षत्रियों के सम्मान में बड़ी वृद्धि हो रही है। कटाक्ष है। हे रामचंद्र के वंशज, तुमसे तो क्षत्रियों के सम्मान में बड़ी वृद्धि हो रही है। सुना है तुम हमले के लिए दक्कन आ रहे हो। दक्कन माने दक्षिण। सुना है तुम हमले के लिए दक्कन आ रहे हो। तुम क्या नहीं जानते कि इससे देश व धर्म नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम पर तलवार चलाऊं भी तो कैसे, क्योंकि मरने वाले तो दोनों तरफ से ही हिंदू होंगे। अच्छा तो ये होता कि आप अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के शत्रु इस्लाम को उखाड़ फेंकने में करते। क्या आपको नहीं पता कि इस कपटी ने हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं? क्या आपको नहीं पता कि इसने अपने बाप शाहजहां के साथ क्या किया और आप इसके साथ निष्ठा निभा रहे हैं? हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि आपस में मिलकर हिंद देश, हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। तो आप समझिए शिवाजी की आइडियोलॉजी। काम वो महाराष्ट्र में कर रहे थे, लेकिन उनका जो विचार था, उनकी जो चेतना थी, वो अखिल भारतीय हिंदुत्व की थी। तो आगे सुनिए, एक और घटना बताते हैं आपको। अफजल खां व शाइस्ता खां को धूल चटाने वाले जो शिवाजी थे, वे पुरंदर के युद्ध में, पुरंदर की लड़ाई में जय सिंह से हार गए। शिवाजी सामान्य तौर पे मुग़लों से हारते नहीं थे, लेकिन पुरंदर की पराजय शिवाजी की एक बड़ी पराजय कहलाती है, ऐतिहासिक पराजय है। और पराजित करने वाले कौन थे? जय सिंह थे। इस हार का भी एक बड़ा कारण है, वो ये है कि शिवाजी नहीं चाहते थे कि दो हिंदू शेर आपस में लड़ें और दोनों तरफ से हिंदुओं के सिर कटें, क्योंकि दोनों ही प्रबल थे, दोनों ही शक्तिशाली थे। और अगर युद्ध भीषण होता तो दोनों ही तरफ हिंदुओं की लाशें बड़ी संख्या में गिरती। शिवाजी इस चीज़ को बचाना चाहते थे। यही कारण है कि भारत के तमाम हिंदू राजा शिवाजी के प्रति अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक सद्भावना रखते थे। राजनीतिक जो गणित होते हैं वो अलग होते हैं, राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं, लेकिन हार्दिक सद्भावना की बात करें तो शिवाजी के प्रति भारत के हिंदू राजा ही नहीं, भारत
कि हिंदू प्रजा भी बहुत प्रेम रखती थी। यहाँ तक कि जो राजपूत मुग़ल मनसबदार होने के नाते शिवाजी से संघर्ष करने के लिए बाध्य थे और करते भी थे, वे भी भीतर ही भीतर शिवाजी का समर्थन करते थे, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक संकेत मिलते हैं। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। शिवाजी ने जब पूना में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां पर हमला किया और उसका अंगूठा वो 2 उंगलियां काट दी, तो बताते हैं कि इस काम में उनकी सहायता गुप्त रूप से मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह ने की थी। जसवंत सिंह मुग़लों के सूबेदार थे। घटना 5 अप्रैल 1663 की है। शाइस्ता खां उस समय पूना के लाल महल में आराम फरमा रहा था। हरम में था वो। अब हरम में क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। रात का समय था, शाइस्ता खां हरम में था। शिवाजी ने क्या किया, उसके पहले ही लगभग शाम को एक बारात सजाए और बारातियों के वेश में अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ लाल महल का घेरा डाल दिए और अचानक रात में हमला किए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये हुआ कैसे? शिवाजी लाल महल तक पहुँचे कैसे? रास्ते में तो चप्पे चप्पे पर मुग़ल सैनिक थे और शिवाजी अपनी बारात सजाकर कैसे पहुँच गए? तो कहा जाता है कि रास्ते में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? महाराजा जसवंत सिंह की थी। और ये जसवंत सिंह ही थे जिनके कारण शिवाजी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रतिरोध के लाल महल पहुँच गए और अचानक आधी रात को हमला करके अफरा तफरी मचा दिए। और शाइस्ता खां तो भाग भी नहीं पाया। भाग तो पाया, लेकिन भागते भागते भी उन्होंने ऐसा वार किया कि उसका अंगूठा कट गया और 2 उंगलियां कट गई। तो एकदम स्पष्ट है कि जसवंत सिंह मनसबदारी भले मुग़लों की कर रहे थे, लेकिन सहानुभूति उनकी किसके प्रति थी? शिवाजी के प्रति थी। इसी तरह 1666 में जब शिवाजी आगरा दरबार गए और उन्होंने औरंगजेब की ओर पीठ फेरी, तो क्रुद्ध औरंगजेब ने गुस्से में उनकी हत्या का संकेत अपने सैनिकों को कर दिया। तब जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने अपने सैनिकों सहित तलवारें निकाल ली थी और औरंगजेब कुछ न कर सका, मन महसूस के रह गया। इसके बाद जब शिवाजी व उनके बेटे संभाजी को बंदी बना करके आगरा के किले में रखा गया, तब भी कहा जाता है कि जय सिंह की सहायता से ही ये दोनों लोग वहाँ से निकल सके थे। आगे की बात भी सुनिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत के तमाम हिंदुओं की सहायता शिवाजी को प्राप्त थी। आगरा के किले से निकलने के बाद शिवाजी व उनके बेटे संभाजी दोनों महाराष्ट्र की तरफ चले, लेकिन रास्ता उन्होंने उल्टा पकड़ा। रास्ता थोड़ा सा उल्टा पकड़ा और घूमते हुए जिग जैग चले वो। तो पहले ये मथुरा आते हैं, मथुरा में अपने बेटे को रखते हैं, संभाजी को रखते हैं, और इसके बाद एक लंबा चक्कर लगाकर गांव है ना, भेष बदल करके गांव होते हुए गांव में रुकते हुए महाराष्ट्र पहुँचे और अपनी माँ जीजाबाई को सुखद आश्चर्य से भर दिए। अब प्रश्न ये है कि आगरा के किले से निकलने के बाद इतनी लंबी यात्रा शिवाजी ने करी और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे पहुँच गए? औरंगजेब रास्ते में उन्हें कहीं पकड़ क्यों नहीं सका? उसका कारण ये था, हिंदुओं का संरक्षण उन्हें लगातार मिल रहा था। हर गांव में हिंदुओं का उन्हें संरक्षण मिल रहा था। लोगों को पता था कि ये कौन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके साथ धोखा नहीं कर रहा था। कोई भी उनकी सूचना औरंगजेब को नहीं दे रहा था। हालांकि इस बात का खतरा पूरा था कि इसकी जानकारी औरंगजेब को मिलेगी तो वह कितना अत्याचार करेगा, लेकिन ये खतरा भी हिंदुओं ने उठाया और शिवाजी सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंच गए। तो ये हिंदुत्व की लहर इतनी तेज़ थी उस समय कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत से हिंदुओं का सहयोग शिवाजी को मिल रहा था। लेकिन इसके लिए श्रेय शिवाजी को है, शिवाजी को भी है, आप ये कह लीजिए कि क्योंकि उन्होंने अपना जो आदर्श है वो हिंदवी स्वराज रखा था। महाराष्ट्र तो उनका एक प्रकार से एक उनका बेस था, लेकिन उनका जो आदर्श था वो हिंदवी स्वराज था। तो आगे की बात यह है
कि औरंगजेब को इस बात का संदेह हो गया कि जय सिंह शिवाजी से मिले हुए हैं, और उसे इतना क्रोध आया कि वो उनकी हत्या कराना चाहता था, लेकिन करा नहीं पाया, क्योंकि शक्तिशाली जय सिंह से वो सीधे सीधे टकराने से डरता था। तो धोखे से उसने काम किया। 1667 में बुरहानपुर में संदेहास्पद परिस्थितियों में जय सिंह की मृत्यु होती है, और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने षड्यंत्रपूर्वक उन्हें विष दिलवा दिया था, जहर खिलवा दिया था। तो ऐसे थे शिवाजी। संस्थापक तो मराठा साम्राज्य के थे, लेकिन आदर्श उनका हिंदवी स्वराज था और भारत भर के हिंदुओं को जोड़ना चाहते थे वे। मित्रों, शिवाजी की ये जो नीति, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई थी। उन्हें शासन करने के लिए समय बहुत कम मिला। उनका राज्यारोहण 1674 में हुआ था। 6 वर्ष ही उनका सही शासनकाल रहा। तो जो उनका आदर्श था उसको आगे बढ़ाने का उन्हें अधिक अवसर नहीं मिला। आगे लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन शिवाजी ने जो नीति बनाई थी हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने का, हिंदुओं को मिलाने का, हिंदुओं को संगठित करने का, ये नीति 1640 तक चली। विशेषकर 1720 से 1740 का काल, जब पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, तो उन्होंने इस नीति को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लागू किया और भारत की हिंदू शक्तियों को जोड़ा। बाजीराव प्रथम को तो आप जानते ही हैं, मराठों के सबसे प्रतापी, सबसे महान पेशवा हैं कहे जाते हैं वे। एक घटना सुनाते हैं आपको। छत्रसाल की बात अभी अभी हमने की थी। छत्रसाल अभी भी थे, मतलब ये है कि बाजीराव प्रथम के काल में भी थे, हालांकि अभी तक वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। आयु उनकी उस समय लगभग 80 वर्ष हो रही थी। ये 1728 की बात है। तो प्रयागराज का एक मुग़ल सूबेदार था बंगश खां, उसने छत्रसाल के राज पर हमला किया, और उनका छत्रसाल का एक पुत्र था जगत राय, उसे बंगश राय ने जैतपुर के किले में घेर लिया, एक प्रकार से कैद कर लिया। अब छत्रसाल की उम्र हो गई थी, बूढ़े हो चुके थे। उनका जो दूसरा बेटा था हृदय शाह, उसने जो है सहायता के लिए आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाइयों में आपस में अनबन चल रही थी। तो जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो छत्रसाल ने बाजीराव को एक बड़ी ही भावुक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या लिखा? जो गति गज और ग्राह की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। माने कि गज और ग्राह की कहानी आप जानते हैं, किस तरह से जो है मगरमच्छ ने जो है हाथी को पकड़ लिया था। तो उससे तुलना कर रहे हैं कि वही गति आज हुई है, और आप लाज रखिए हे बाजीराव, आप बुंदेलों की लाज रखिए। तो ये चिट्ठी मिली बाजीराव को, और वो तुरंत ही पूना तक चल पड़े। बंगश की न केवल हार हुई, बल्कि उसे अपमानित होना पड़ा और अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। उसका एक बेटा था कयूम खां, वो इस लड़ाई में मारा गया। तो छत्रसाल जो है बाजीराव के प्रति इतने कृतज्ञ हुए, इतने कृतज्ञता अनुभव किए कि उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव के साथ कर दिया। मस्तानी के बारे में आपको बताऊं, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो छत्रसाल की एक प्रेमिका थी, मध्य एशियाई मुस्लिम थी, उससे उत्पन्न उनकी बेटी थी, और उन्होंने उसका विवाह इनके साथ किया। हालांकि मस्तानी के बारे में कहा जाता है वो कृष्ण की बड़ी भक्ति करती थी। खैर, तो छत्रसाल इतने अधिक कृतज्ञ हुए कि जब उन्होंने वसीयत अपनी की तो अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित किया। हालांकि उनके बेटे 2 थे, हृदय शाह और जगत राय, लेकिन 3 भागों में विभाजित किया और तीसरा हिस्सा बाजीराव को दिया। तो इस तरह का प्रेम संबंध हिंदू शक्तियों में था, और ये जो प्रेम का धागा है, ये जो प्रेम का है ना, ये मराठा नीति, जो शिवाजी की मराठा नीति थी, उसके अंतर्गत ये हिंदुओं को संगठित करने की नीति चल रही थी। ये हम लगातार देख रहे हैं। अब यहाँ के बाद, बाजीराव के बाद इस नीति में बदलाव आता है। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका बेटा होता है बालाजी बाजीराव, वो पेशवा बने। यहाँ से मराठों ने गलतियाँ शुरू की, और जो हिंदू एकीकरण की नीति चल रही थी उसे बदल दिया, और बदल करके मराठा वर्चस्व, मराठावाद की नीति अपनाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की तमाम हिंदू शक्तियों से उनके झगड़े शुरू हो गए, राजपूतों व जाटों से उनके झगड़े शुरू हो गए, और संबंध इतने कड़वे हो गए कि आगे चल के उसके परिणाम पानीपत के तृतीय युद्ध में देखने को मिले। हालांकि मराठे जो थे अभी भी अपनी शक्ति के उत्कर्ष पे थे, अटक से कटक तक उनका प्रताप फैला हुआ था। मुग़ल बादशाह पूरी तरह से उनके इशारों पर चलने के लिए बाध्य था। लेकिन उसी समय अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी,
जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ मराठों और अब्दाली के बीच संघर्ष होते रहते थे। अभी हुआ क्या कि भारत में जो है प्रताप तो मराठों का फैला हुआ था, तो अब ये तो काफिर हो गए। तो उस समय शाह वलीउल्लाह थे, तो उन्हें लगा कि भारत में काफिरों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, वो उससे सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अब्दाली को आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। इतना ही नहीं, शाह वलीउल्लाह ने अब्दाली को यह भी आश्वासन दिया कि आप आइए, आक्रमण करिए और आपको हर तरह का सहयोग यहाँ मिलेगा, माने मुस्लिमों का हर तरह का सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग मिला भी। तमाम मुस्लिम शक्तियाँ, जिसमें कि रुहेला सरदार नजीबुद्दौला था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, कलात के खान थे, खैबर पख्तूनख्वा के अम्ब राज्य के मुस्लिम शासक थे, इन लोगों ने अब्दाली को पूरा सहयोग दिया। तो दूसरी तरफ मराठे जो थे वो अकेले लड़े, तब भी वे जीत जाते, लेकिन उनकी रसद पंक्ति सप्लाई लाइन काट दी गई। इस समय राजपूतों और जाटों आदि हिंदू शक्तियों से मराठों को रसद की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि संबंध बहुत ही कड़वे थे। नजीबुद्दौला ने एक ऐसी चाल चली थी कि हिंदू शक्तियाँ आपस में एक न हो पाए, वो मराठों की सहायता के लिए आगे न आए, और परिणाम ये हुआ कि मराठे बुरी तरह से हारे। महाराष्ट्र का कोई घर नहीं था जहाँ का कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो। लेकिन इस लड़ाई में मराठों की जो हार थी वह केवल मराठों की हार नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में हिंदुत्व के पुनरुत्थान की जो लहर चल रही थी, उस लहर को बड़ा भारी धक्का लगा। तो मित्रों, ये बहुत ही समझने की बात है। चलिए एक घटना और आपको बताता हूँ। मराठों ने आगे भी क्या गलतियाँ की। आगे गलतियाँ ये की कि होलकर लोगों ने क्या किया था, आमिर खान और गफूर खान, इन लोगों को अपनी सेना में प्रमुख पदों पर रखा था, इंचार्ज बनाया था। और इन्होंने क्या किया था, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों को धोखा दिया, अंग्रेज़ों से मिल गया और मराठी इसमें हारे थे। इसी प्रकार से यूरोपीय सेना नायकों ने भी इन्हें धोखे दिए और असई की लड़ाई में मराठे इसीलिए हारे। हालांकि असई की लड़ाई इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर लड़ाई थी वेली जली के लिए कि कहा जाता है कि वाटरलू की लड़ाई से भी अधिक कठिन थी उसके लिए। लेकिन जो है इसी समय में सिंधिया का जो एक सेना नायक था पुहलमान, उसने उन्हें धोखा दिया और इस लड़ाई में सिंधिया लोग हार गए। तो बात राज ठाकरे की हो रही थी। जिस प्रकार ऐतिहासिक काल में मराठों ने हिंदुओं के एकीकरण की परंपरागत नीति से पीछे हटने की गलती की थी, उस गलती को राज ठाकरे ने नहीं किया और मराठी मानुष के नारे को पीछे छोड़ते हुए हिंदुत्व की ध्वजा उठाई। तो मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसी ही नीति पूरे भारत के सभी राज्यों में अपनाई जानी चाहिए और हिंदुत्व की नीति के आधार पर भारत को संगठित करने की आवश्यकता है, न कि प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि के आधार पर।